हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम द सिनर सीजन 1 की एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इस सीजन के ऊपर बनाया पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। उन 2 वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए एपिसोड 5 और 6 की स्टोरी को ब्रीफली जानते हैं। तो एपिसोड 4 में हमने देखा था मेमोरी रिकवरी सेशन में कोरा ने जिस प्लेस के बारे में मेंशन किया था, जब डिटेक्टिव एम्ब्रोस वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक स्केलेटन मिलता है। ये स्केलेटन एक यंग एडल्ट लड़की का था जिसकी खून लगभग 3-4 साल पहले हुई थी और ये लाश एक खून से भरा ब्लैंकेट से कवर्ड था। इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैप्टन फर्मर को अपॉइंट किया जाता है। जाहिर सी बात है, उन्हें सबसे पहला शक कोरा के ऊपर ही होता है क्योंकि उसी ने अपने मेमोरी रिकवरी सेशन में इस जगह का जिक्र किया था। डिटेक्टिव एम्ब्रोस अब तक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि फ्रैंकी को मारने के पीछे कोरा की क्या मोटिव रही होगी। वो जानते थे कोरा ड्रग अब्यूज का शिकार है। वो एक तरह से कोरा की हेल्प कर रहे थे ताकि उसकी सजा कम हो सके, लेकिन कैप्टन फर्मर कोरा के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते थे। उन्हें लग रहा था 3-4 साल पहले कोरा ने ही ये मर्डर किया होगा। जंगल के जिस लोकेशन पे बॉडी मिली वहाँ से नियरेस्ट रोड 3 माइल की दूरी पर है। डिटेक्टिव एम्ब्रोस कहते हैं एक लाश को 3 माइल की दूरी से अकेले लाना कोरा के लिए नामुमकिन है। कोरा ने अपनी मेमोरी रिकवरी सेशन में एक घर का जिक्र किया था जहां वो 4 जुलाई 2012 में गई थी, तो जाहिर सी बात है वो घर जंगल के आसपास ही होगा। ढूंढते ढूंढते डिटेक्टिव एम्ब्रोस बेवरिक नाम की एक क्लब में पहुंचता है। वहां से उन्हें पता चलता है ये जंगल एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो 100 साल से बेवरिक क्लब की प्रॉपर्टी है। क्लब से जंगल का एक्सेस सिर्फ क्लब के मेंबर के पास है। एम्ब्रोस 10 साल पुरानी मेंबर लिस्ट मांगता है। उस क्लब में एम्ब्रोस को एक वॉलपेपर मिलता है जो कोरा की डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है। क्लब में जाकर एम्ब्रोस का पूछताछ करना क्लब की अटॉर्नी को पसंद नहीं आता। इस क्लब का लॉयर है मिस्टर हर्डिंग्स, जो जेडी का भी लॉयर है। एम्ब्रोस कैप्टन फर्मर को मैडी और जेडी के बारे में बताता है। मैडी भी 5 साल से गायब है, तो ये हो सकता है कि वो लाश मैडी का है। कैप्टन फर्मर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कोरा को कन्विंस करने के लिए ताकि वो कन्फेस कर दे दोनों मर्डर उसने ही किया है। अगर कोरा ये कबूल कर ले तो उसकी सजा 30 साल से रिड्यूस करके 20 साल कर दिया जाएगा, और अगर उसने कन्फेस नहीं किया तो कोर्ट में वैसे भी प्रूफ हो ही जाएगा कि दोनों मर्डर उसी ने किया है, तो फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। कोरा इस दूसरी मर्डर को कन्फेस नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये उसे याद ही नहीं। कस्टडी में गॉड से प्रे करते वक्त कोरा को कुछ विजन्स आते हैं जहां कोरा के माथे पर बैंडेज किया हुआ है और वो डर के मारे बेड के नीचे छुपी हुई है। एक मास्क पहना इंसान रूम में आते हैं और कोरा को ढूंढते हैं। कोरा को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है जब कोरा और फीवी दोनों एडल्ट हो चुके थे। कोरा और फीवी अपनी पेरेंट्स से अलग होके फ्लोरिडा में रहना चाहते थे। वह घर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कोरा अलग अलग लड़कों के साथ डेट पे जाती थी और मौका देखकर उनसे पैसे चुराती थी। एक दिन रात को घर आते वक्त रास्ते में जेडी कोरा को एक आदमी से बचाता है। कोरा फिर जेडी के साथ एक पार्टी में जाती है जहां मैडी भी थी। कोरा जेडी को काफी पसंद करने लग गई थी और उन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है। कैप्टन फर्मर मेजन से पूछताछ करता है और उन्हें जेडी के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चलता है। पुलिस जेडी के घर जाकर उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लेता है। जेडी को शक हो गया था कि मेजन ने ही सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया, इसलिए बदला लेने के लिए वो मेजन के डैड पर हमला करता है। इससे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कैप्टन फर्मर कोरा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेकंड मर्डर में अपनी गिल्टी मान ले। कोरा वैसे भी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी। उस रात क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। उसकी जो भी मेमोरी रिकवर हुई थी वो अधूरा था। कोरा की इस मेंटल हेल्थ का फायदा उठाकर कैप्टन फर्मर उससे ये कन्फेस करवा लेते हैं कि जेडी ने कोरा का इस्तेमाल किया था, फिर मैडी के लिए कोरा को धोखा दिया। हो सकता है कोरा ने गुस्से में आकर मैडी का खून कर दिया और फिर लाश को दफना दिया और उसे ये बात याद नहीं। डिटेक्टिव एम्ब्रोस चुपके से बेवरी क्लब में जाकर छानबीन करता है। वहाँ उन्हें बेसमेंट से बहुत सारे मास्क मिलता है।
उन्हें शक होता है यही वो जगह है जहां कोरा उस रात जेडी और मैडी के साथ आई थी। उन्हें जब पता चलता है कैप्टन फर्मर कोशिश कर रहे हैं कोरा से जुर्म कबूल करवाने की, तो वो नाराज हो जाते हैं। लाश अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ और कोरा की कन्फेशन लिया जा रहा है। कैप्टन फर्मर कहते हैं लाश जिस खून से भरा ब्लैंकेट में कवर्ड था वो खून कोरा का है। डिटेक्टिव एम्ब्रोस को कोरा की मेमोरी रिकवरी सेशन से जो भी क्लू मिला था सब कुछ वो कैप्टन फर्मर को बताते हैं, लेकिन कैप्टन फर्मर इन सब चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उनके हिसाब से इतना सब करने का क्या फायदा जब एम्ब्रोस अब तक यही समझ नहीं पाए कि कोरा ने क्यों फ्रैंकी बेलमोंट को मारा। मेजन अपनी डैड के ऊपर हुए अटैक का बदला लेने के लिए रिवॉल्वर लेके जेडी के घर जाता है। मेजन 2 लोगों को जेडी के घर से निकलते हुए देखता है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि जेडी का किसी ने खून कर दिया। वो जेडी के ही फ़ोन से पुलिस को कॉल करके मर्डर की इन्फॉर्मेशन देता है, फिर फ़ोन से फिंगरप्रिंट निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। जेडी के घर के बाहर एक नेचुरल गैस स्टेशन था जिसमें सर्विलेंस कैमरा इंस्टॉल था। वहां से पुलिस को उन दोनों लोगों के फुटेज के साथ साथ मेजन का भी फुटेज मिलता है। मेजन पुलिस से कन्फेस करता है कि वो जेडी के घर गया था उसे धमकाने, लेकिन उसे वहां जेडी की लाश मिला। जेडी ड्रग सप्लाई करता था, ऐसे में उसका मर्डर होना पुलिस के लिए मामूली केस था। जिस कार में बैठकर वो 2 लोग भागे थे उस कार को ट्रेस किया जाता है और उन दोनों लोगों को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेक्टिव डैन लेनॉय को दिया जाता है। कोरा को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे कोर्ट में कन्फेस कर लेना चाहिए कि दोनों मर्डर उसी ने किया है। डिटेक्टिव एम्ब्रोस कोरा को ऐसा करने से मना करते हैं और कोरा भी कहती है दूसरी लाश के बारे में उसे कुछ याद नहीं है। जब तक उसे कुछ याद नहीं आता तब तक वो सेकंड मर्डर में अपनी गिल्टी नहीं मान सकती। कोरा को अपनी पुरानी दिन याद आती है। फीबी की हालत और बदतर हो रही थी। कोरा जेडी के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से उसकी ध्यान जेडी के ऊपर ज्यादा था, इसलिए वो फीबी के साथ फ्लोरिडा जाने में और पैसे बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। जेडी उसे अपने साथ शिफ्ट होने के लिए कहता है और कोरा भी राजी हो जाती है। फीबी ये सब जानकर अपसेट हो जाती है। उसकी लाइफ में कोरा ही अकेली सपोर्ट थी। कोरा अगर उसके साथ नहीं रहेगी तो वो जी नहीं पाएगी। कोरा जैसे जिंदगी जी रही है उसे भी वैसे ही जीना था। मेजन कोरा से मिलने जाता है और जेडी की मौत की न्यूज देता है। उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस पैदा हुई थी वो सॉल्व हो जाता है। कोरा डिटेक्टिव एम्ब्रोस से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार बेवरी क्लब में जाना चाहती है। अगर बेवरी क्लब ही वो जगह है जहां वो उस रात जेडी के साथ गई थी तो शायद फिर से उस जगह पर जाने से उसे कुछ याद आए। जज एम्ब्रोस को ये परमिशन देती है, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। एम्ब्रोस कोरा को साथ लेकर बेवरी क्लब में जाता है। कोरा क्लब के बेसमेंट में जाती है और कहती है ये वो जगह नहीं है। एम्ब्रोस अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है। दोनों पुलिस स्टेशन लौट रहे थे। रास्ते में जब कोरा अपनी पेरेंट्स के घर के पास से गुजरती है तभी वो उस घर के करीब जाती है। उसे फीबी की बर्थडे याद आती है और वो एम्ब्रोस से कहती है उसे वापस क्लब में जाना है। उन्हें 2 घंटे में लौटना है, पर कोरा की जिद करने पर एम्ब्रोस उसे फिर से क्लब में ले जाता है। क्लब में पहुंचकर एम्ब्रोस को एक कॉल आता है, इसलिए वो कोरा की हैंडकफ्स खोल देता है। कोरा क्लब के दूसरी गेट से जंगल की तरफ चली जाती है। एम्ब्रोस जब समझता है कोरा क्लब में नहीं है तब वो परेशान हो जाता है और कोरा को जंगल में ढूंढने लगता है। वहाँ उसे एक और घर मिलता है। उस घर में एम्ब्रोस कोरा को देखता है। कोरा एम्ब्रोस से कहती है इसी घर के बेसमेंट में उस रात सब कुछ हुआ था। तभी हम उस बेसमेंट के एंट्रेंस को देखते हैं और हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कोरा इसी जगह को हैलुसिनेट करती थी। सीढ़ी से उतरते वक्त कोरा डिटेक्टिव एम्ब्रोस से कहती है उसे अब सब कुछ याद आ गया है। तो दोस्तों ये थी द सिनर सीजन 1 की एपिसोड 5 और 6 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम जल्दी ही लौटेंगे इस सीज़न की आखिरी 2 एपिसोड्स के साथ।